बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम फ़र्स्ट ईयर से अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है फ़र्स्ट ईयर में और इसमें से लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। और इस चैप्टर का जो टाइटल है उसका नाम है द सेल। द सेल। इससे पहले कि मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाना शुरू करूं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सेल का लफ्ज़ी मतलब क्या है। सेल जो है एक कोठरी को बोलते हैं। कोठरी का मतलब एक ऐसा कमरा जिसकी चार दीवारी हो। आज भी अगर आप लोग हॉलीवुड की मूवीज़ देखें तो उस पे अक्सर औक़ात ये एक डायलॉग बोला जाता है, द प्रिजनर्स आर इन द सेल। ठीक है, जो कैदी हैं वो सेल में हैं। सेल का मतलब कोठरी के अंदर, यानी कोई भी जो चार दीवारी है उसको हम लोग बोलते हैं सेल। ठीक है, तो ये इसका कॉमन वर्ड हो गया। लेकिन हम क्योंकि बायोलॉजी के हवाले से देखना है तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले सेल का मतलब तो बता दिया और इसका अब हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो पहला ही जो इसका इंट्रोडक्शन है, यहीं से ही एक MCQ भी स्टार्ट होगा और हम लिखेंगे कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी की एक बुनियादी जो यूनिट है, इकाई है। जैसे एक घर कभी भी आप एक ईंट के बगैर नहीं बना सकते, ईंट के साथ ईंट मिलती है तभी जाके घर बनता है। इसी तरह सेल के साथ सेल बनते हैं तभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ठीक है, और सेल जो है चाहे एक हो चाहे बहुत से हों, वो उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं उस ऑर्गेनिज़म का और उसके अंदर कोई ना कोई फंक्शन जो है वो कैरी आउट करते हैं। तो पहली बात तो इसमें आपने बता दी है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। और ये जो है ये इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, ये भी आप लिख सकते हैं, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, स्मॉलेस्ट यूनिट है ये। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट से मुराद यहाँ पे आप लोगों ने क्या लेना है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है ये, क्योंकि हर सेल जो है वो कोई ना कोई अपना काम, क्योंकि शुरू में हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ लिया था, चैप्टर 2 में भी पढ़ लिया था कि हर सेल जो है उसके अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर होती है। हर सेल अपना अपना काम कर रहा होता है। जैसे रेड ब्लड सेल हैं, उसका अपना एक काम है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनका अपना एक काम। हर सेल अपना अपना काम कर रहा हो तभी लाइफ जो है वो होती है। लिहाजा इनको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि एक घर जो है बग़ैर एक ईंट के नहीं बन सकता, लिहाजा लाइफ भी जो है वो सेल के बगैर नहीं बन सकती। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं कि सेल तक हम पहुँचे कैसे। तो हम इसके देखेंगे इमर्जेंस। इमर्जेंस का मतलब है आगाज़। ठीक है, इमर्जेंस किसकी? इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी। अब हम लोग ये बताना है, बेसिकली हम लोग अब हिस्ट्री में जा रहे हैं। हिस्ट्री से मुराद यहाँ पे ये है कि हम लोग सेल तक आखिर कैसे पहुँचे और सेल थ्योरी क्या चीज़ थी, इसके बारे में हमने बताना है। तो अगर इसका सेल का अगर आगाज़ किया जाए तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट हमारे जहन में आते हैं उनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो थे ये 1665 का बता देते हैं इसमें, 1665। रॉबर्ट हुक जो थे इनके पास एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप थी, अपनी ही बनाई हुई माइक्रोस्कोप थी। तो इन्होंने क्या किया, इस माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने क्या देखा, थिन स्लाइसिस ऑफ कॉर्क। कॉर्क आपको पता है कि ये प्लांट की बाहर वाली जो छाल होती है जो कि डेड हो चुकी होती है, डेड सेल्स होते हैं,
ये उनका हिस्सा, उसके बारीक बारीक उसके स्लाइसिस बनाए और उसको ऑब्ज़र्व किया अपनी माइक्रोस्कोप के अंदर। तो उसको क्या नज़र आया? ही ऑब्जर्व्ड हनी बी कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स, हनी बी कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर्स, उस तरह के जैसे हनी बी, जैसे शहद की मक्खी का छत्ता होता है, इस तरह के उनको कंपार्टमेंट्स उसके अंदर नज़र आए, कुछ इस तरह से। अभी और जब ये कंपार्टमेंट्स उनको नज़र आए तो इन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दिया किसका? सेल का। अब इसका नाम सेल देने की क्या ज़रूरत थी? वही वाली प्रीवियस बात कि ऐसा कमरा, ऐसी कोठरी जिसकी 4 दीवारी हो, उस कमरे को क्या बोलना है? सेल। तो ये भी एक कमरे ही थे, अंदर से खाली थे, साइडों पे दीवारें थी, तो उन्होंने कहा जी ये है सेल। और इसका ज़िक्र उन्होंने अपनी मशहूर किताब माइक्रोग्राफिया में भी उसका ज़िक्र भी किया। ये आपका MCQ हो जाएगा, माइक्रोग्राफिया। उसमें इन्होंने अपना इसका सेल का ज़िक्र भी, लेकिन किसी ने भी इतनी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि जब कोई चीज़ न्यू जो है को डिस्कवर होती है तो लोग इतनी इस पे तवज्जो नहीं देते, काम रुक गया। लेकिन फिर 19वीं सदी में, इन द 19th सेंचुरी इसके ऊपर दोबारा काम होना शुरू हुआ। फिर एक साइंसदान थे 1805 में, उनका नाम था लॉरेंस ऑकिन्स। लॉरेंस ऑकिन्स 1805। लॉरेंस ऑकिन्स ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है, आर कंपोज्ड ऑफ वेसिकल्स और सेल्स। ऑल लिविंग थिंग्स, दुनिया में अगर जितनी भी कोई ज़िंदा चीज़ें हैं वो कंपोज्ड होती हैं, कंपोज्ड ऑफ वेसिकल्स। वेसिकल्स किसी गोल चीज़ को, आबले को, छाले को भी कहते हैं, और सेल्स। तो ये बात सबसे पहले लॉरेंस ऑकिन्स ने बताई। उसके बाद एक और साइंसदान थे 1809 के अंदर, उनका नाम था जैन बैप्टिस्ट डिलिमार्क। तो हम भी यहाँ पे लिख देते हैं जैन बैप्टिस्ट डिलिमार्क 1809। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम किसी चीज़ को ज़िंदा कह ही नहीं सकते जब तक वो सेल्स पे या सेल्स के टिश्यूज़ पे मुश्तमिल ना हो। तो आप भी बता दें कि नो बॉडी कुड हैव लाइफ, नो बॉडी या नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड हैव लाइफ। किसी चीज़ को हम ज़िंदा कह ही नहीं सकते, कुड हैव लाइफ if it is not composed of cells or cellular tissues। ले जी, ये एक बहुत बड़ी बात आ गई कि आप उस चीज़ को ज़िंदा कहना ही नहीं है अगर वो सेल पे मुश्तमिल नहीं है। अगर वो सेल पे मुश्तमिल है तो वो चीज़ ज़िंदा है, और अगर वो चीज़ सेल पे मुश्तमिल नहीं है तो उसको वो हमेशा ही वो क्या चीज़ थी, वो ज़िंदा कम से कम नहीं थी। वो ज़िंदा चीज़ की निशानी ये है, ये ज़िंदा चीज़ जो है वो किस पे मुश्तमिल होती है? वो सेल्स पे मुश्तमिल होती है। तो ये इन्होंने बताया था। फिर वक्त गुज़रता गया, फिर रॉबर्ट ब्राउन का दौर आया। रॉबर्ट ब्राउन का दौर आया 1831 में, और ये अक्सर ही MCQ का हिस्सा बन जाता है। इन्होंने पहली दफ़ा डिस्कवर किया, ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। इन्होंने पहली दफ़ा सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, यानी तमाम की तमाम जो रॉबर्ट हुक की बात थी उसके बिल्कुल ही अगेंस्ट बात कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, सेल जो है वो खाली नहीं होता, बल्कि सेल के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी
एक गहरे कलर का एक जिस्म मौजूद होता है और उसको कहते हैं न्यूक्लियस। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। पहले कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई सिर्फ चार दीवारी होती है, अंदर से वो खाली होता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। रॉबर्ट ब्राउन ने कहा नहीं, खाली नहीं होता, बल्कि उसके अंदर एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी भी होती है जिसका नाम दिया गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब मरकज़, सेंटर में होता है। तो उन्होंने देखा इसको, तो सेंटर में न्यूक्लियस उसका नाम दे दिया। फिर वक्त गुजरता गया, फिर आगे दो जर्मन साइंटिस्ट आ गए। एक का नाम था जर्मन साइंटिस्ट, एक का नाम था श्वान, थियोडोर श्वान, और एक का नाम था श्लाइडन। तो हम भी यहाँ लिख देते हैं, एक का नाम था श्वान, थियोडोर श्वान का वैसे पूरा नाम है श्लाइडन। इनमें जो श्वान थे ये एक ज़ूलॉजिस्ट थे, एमसीक्यू में आ सकता है, और श्लाइडन जो थे ये एक बॉटनिस्ट थे, एमसीक्यू में आ सकता है। तो श्वान एंड श्लाइडन जो हैं वो आपने इसके अंदर बता देना है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बुनियाद डाली सबसे पहले किसकी, सेल थ्योरी की, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि सेल थ्योरी की बुनियाद इन्होंने डाली थी। श्वान और श्लाइडन ने इंडिपेंडेंटली काम किया, अलग-अलग काम किया, लेकिन दोनों के नताइज एक ही थे। उन्होंने बताया कि जो सेल होता है उसके तीन बेसिक पार्ट्स होते हैं। देयर आर थ्री बेसिक पार्ट्स, थ्री बेसिक पार्ट्स ऑफ सेल। देखिए तरक्की होती जा रही है। एक टाइम ऐसा था कि बाहर चार दीवारी है, अंदर से खाली है, फिर एक ने कहा जी न्यूक्लियस होता है। मज़ीद तरक्की हुई कि तीन बुनियादी हिस्से होते हैं। एक हिस्सा उन्होंने कहा एक बाहर वाली जिसको कहते हैं आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री जिसको नाम दिया गया सेल मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का। दूसरा एक सेंटर में डार्कली स्टेन्ड बॉडी जिसको अभी हम क्या बता रहे हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस से बाहर और बाउंड्री से अंदर एक फ्लूइड लाइक कंपार्टमेंट, पानी की तरह का, लिक्विड की तरह का कंपार्टमेंट जिसका नाम दिया गया साइटोप्लाज्म। लेट अस ड्रॉ डायाग्राम। अगर आप ये बायो जो है बगैर डायाग्राम के पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसका पढ़ना ना पढ़ना एक बराबर है, ठीक है। तो हमेशा डायाग्राम पे गौर किया करें। ये देखें, ये बाहर वाली जो बाउंड्री है इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अंदर जो ये गोल जिस्म है इसे कहते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस से बाहर और बाउंड्री के अंदर ये जो मैदान बना हुआ है क्रिकेट का, इस मैदान को आप लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये थी जी बेसिकली सेल थ्योरी जो कि श्वान एंड श्लाइडन ने पेश की, ठीक है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी दुनिया के जानदार हैं वो किस से बने हुए हैं, वो सेल से बने हुए हैं। सेल्स के अंदर ये थ्री बेसिक पार्ट्स आपको हर सेल के अंदर तकरीबन ये तमाम जो हैं ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो कोई भी सेल आपको ऐसा नहीं मिलेगा। लेटर स्टेजेस पे जाके सेल अपनी शक्ल चेंज कर सकते हैं, हो सकता है न्यूक्लियस गायब हो जाए, लेकिन बुनियादी तौर पे दुनिया के हर सेल के अंदर ये तीन चीज़ें ज़रूर होती हैं, बाहर सेल मेम्ब्रेन, अंदर साइटोप्लाज्म और उसके अंदर न्यूक्लियस। ये होता ही होता है। बाद में जाके कहीं ये मैच्योर हो जाएं तो न्यूक्लियस गायब हो जाए या कुछ हो जाए, अलग बात है, लेकिन होते ज़रूर हैं एक ना एक टाइम पे। तो ये आप लोगों ने बताना है। और सेल थ्योरी जब पेश हुई तो इट इज़ अ फंडामेंटल जनरलाइजेशन इन बायोलॉजी, फंडामेंटल जनरलाइजेशन इन बायोलॉजी, यानी ये एक बायोलॉजी के अंदर एक बुनियाद, फंडामेंटल का मतलब बुनियाद पड़ गई, क्योंकि यहाँ से आगे बायोलॉजी जो है उसने बहुत इम्प्रूवमेंट की। क्योंकि जब हम सेल को समझ गए फिर हमने मुख्तलिफ इस पर रिसर्च करना शुरू कर दी कि सेल क्या होता है, कैसे काम करते हैं, कैसे तकसीम होते हैं। तो बुनियाद बेसिकली यहाँ से पढ़ना शुरू हुई और इसके वाइड रेंजिंग इफ़ेक्ट्स बाद में आए। वाइड रेंजिंग इफ़ेक्ट्स, वाइड रेंजिंग इफ़ेक्ट्स का मतलब होता है इसके दूररस
जो हैं असरात नज़र आए, क्योंकि आपको पता है इंसान बीमार क्यों होता है, बिकॉज कोई ना कोई सेल प्रॉब्लम कर रहा होता है बॉडी में। तो ज़ाहिर बात है हमें जब सेल का ही नहीं पता था तो हम किसी चीज़ को ठीक कैसे कर सकते हैं। तो हमें सेल की समझ आना शुरू हुई, सेल के काम करने की समझ आना शुरू हुई। तो ये आपने इसमें बताना है। फिर इसके बाद आपने बताना है, एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रुडोल्फ विर्चू, जर्मन थे ये, रुडोल्फ विर्चू। और इन्होंने एक कहावत उनकी बहुत मशहूर है, ओमिनस सेलुला ई सेलुला, इस स्टेटमेंट ने बायोलॉजी में एक तहलका मचा दिया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि ऑल दी सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, यानी कभी भी सेल खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकता अगर उस सेल को पैदा करने वाला कोई दूसरा सेल मौजूद ना हो। यानी सेल्स जो हैं अपने आप नहीं पैदा हो सकते, सेल को पैदा करने वाला एक और सेल होता है तो दूसरा सेल पैदा होता है। ठीक है, तो ऑल द सेल्स केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट। जब ये बात कही तो बायोलॉजी के अंदर एक तहलका मच गया कि उस ज़माने में दो तरह के साइंसदान थे, उस ज़माने में दो तरह के साइंटिस्ट थे। एक को हम लोग कहते थे ए बायोजेनेसिस्ट, और एक को हम कहते थे बायोजेनेसिस्ट, या ए बायोजेनेसिस भी प्रोसेस बोलेंगे तो ए बायोजेनेसिस भी कह सकते हैं और बायोजेनेसिस भी कह सकते हैं। ये दो उस टाइम ज़माने में साइंसदान थे। और ये कौन थे, इनका मतलब क्या था? ए बायोजेनेसिस ये थे वो लोग, वो साइंसदान थे जो ये कहा करते थे कि भाई सेल जो है किसी बेजान चीज़ से भी बन सकता है। ठीक है, और इसका जो आगाज़ किया था वो अरिस्टोटल ने किया था। ठीक है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी फॉर्म्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। बेजान चीज़ों से भी ज़िंदा चीज़ें बन सकती हैं, बेजान चीज़ों से भी सेल बन सकता है। वो साइंसदान जो थे वो थे ए। और लेकिन वो साइंसदान जो कहते थे कि ज़िंदा चीज़ों से ज़िंदा चीज़ें पैदा होती हैं, वो साइंसदान का जो मैकेनिज़्म था, उन साइंसदानों को बायोजेनेसिस्ट बोलते थे। या इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोजेनेसिस, जो उस पर यकीन रखते थे कि ज़िंदा चीज़ें ज़िंदा चीज़ों से आती हैं। तो इन दोनों के दरमियान में झगड़ा शुरू हो गया। ठीक है, तो वो कहते थे नहीं ऐसा नहीं होता, इसकी पूरी एक पूरी हिस्ट्री है। ठीक है, इसमें पूछे एक साइंटिस्ट थे, अरिस्टोटल थे, बहुत से साइंसदान इसमें थे। इनकी आपस में बहस स्टार्ट हो गई। और लेकिन इसको फिर तो जब आपने ये बताया कि रुडोल्फ विर्चू ने ये बात की कि ओमिनस सेलुला ई सेलुला, यानी ऑल द सेल्स केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इट इज़ टोटली कंट्रेरी टू, आपकी बुक की लाइन लिख रहा हूँ, कंट्रेरी का मतलब है उल्ट है किसके? ए बायोजेनेसिस के, ए बायोजेनेसिस के। ठीक है, जाहिर बात इसने उल्ट बात कह दी। ये कहता है सेल से सेल पैदा होता है, वो कहता है सेल, ए बायोजेनेसिस कहते हैं सेल जो हैं वो बेजान चीज़ से पैदा होते हैं। तो लिहाजा उसके कंट्रेरी बात कर दी। इनके एक्सपेरिमेंट होते चले गए। फिर एक साइंसदान, उनका नाम था, बहुत ही मशहूर है, लुईस पास्चर, 1862। लुईस पास्चर 1862 ये आए और इन्होंने प्रूफ किया कि ए बायोजेनेसिस वाले गलत हैं। इन्होंने प्रूफ किया कि ज़िंदा चीज़ें जो हैं वो ज़िंदा चीज़ों से ही आती हैं। बुनियादी तौर पे एक सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट था, मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ। इन्होंने एक वाटर की जो बॉटल थी उसके अंदर बैक्टीरिया रखा। ठीक है, इसको बॉयल किया, ये बैक्टीरिया क्या हो गया? किल हो गया। और इसको बाद में इस बॉटल को बंद कर दिया। और जब कई दिनों के बाद देखा कि इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया नहीं पाया गया। इसका मतलब क्या था कि हमने इसको बॉयल किया, तमाम की तमाम लाइफ को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। तो अगर बेजान चीज़ों से ज़िंदा चीज़ें बननी होती तो इसके अंदर दोबारा बैक्टीरिया आ जाते, लेकिन नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ
कि ज़िंदा चीज़ों से ही ज़िंदा चीज़ें आती हैं, कभी भी बेजान चीज़ों से नहीं आती। आखिर में जाके आप लोगों ने एक और साइंटिस्ट 1880 में ऑगस्ट वाइजमैन ये आ गए। उन्होंने एक बड़ी अजीबोगरीब बात की कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव कॉमन ओरिजिन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ कॉमन ओरिजिन। कहते हैं लगता ऐसे है कि सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन है, किसी एक जानदार से आए हैं। ये बात उसने कैसे कह दी? क्योंकि अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें, सब में आपको सेल मिलेगा, सब में आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, सब में आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा, सब में आपको न्यूक्लियस मिलेगा। तो देखा जाए तो हर एक के अंदर जो बेसिक कॉमन प्लान है वो सबका क्या है? वो सेम है। सेल मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है। और ना सिर्फ ये चीज़ें बल्कि उनके अंदर बहुत सी उनके मॉलिक्यूल्स, सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स, उनके अंदर होने वाली बायोकेमिस्ट्री यानी केमिकल रिएक्शंस, उनकी कंपोजिशन, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन, न्यूक्लियस की कंपोजिशन, वो ऑलमोस्ट वो क्या है? वो सब में क्या है? सेम है। स्ट्रक्चर तो है ही सेम, सेल मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है। जैसे न्यूक्लियस था, डीएनए आपको हर न्यूक्लियस से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये तमाम इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ये कहा कि मे बी कि ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई ओरिजिन एक ही है, क्योंकि जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख लो उसमें सेल, वो लाजमी सेल है, उसमें लाजमी न्यूक्लियस है, उसमें लाजमी सेल मेम्ब्रेन है, उसमें लाजमी साइटोप्लाज्म है। तो ये चीज़ें जो हैं ये किसने बताई? ऑगस्ट वाइजमैन ने बताई। तो यहाँ पे आज आप लोगों का इंट्रोडक्शन जो है चैप्टर नंबर 4 का ख़त्म हो जाता है। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है। एक रिक्वेस्ट आपसे ये करनी थी कि जब भी आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछें तो काइंडली अपने शहर का नाम, अपने सिटी का नाम ज़रूर काइंडली बता दिया करें, और इसके अलावा अपने क्वेश्चन को ज़रा थोड़ा प्रिसाइज़ करके, ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग आसान हो और हमें आपको क्वेश्चन, बाज़ औक़ात क्वेश्चन की वो स्टूडेंट जो है वो की समझ नहीं आ रही होती कि वो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, तो उसको पहले लिख लिया करें ताकि उसको मुझे जो है अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।